नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से कुछ डेरिवेशंस और कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर आता है तो 5 नंबर का ठीक है पूछा जाता है पेपर में और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे, एक प्रिज्म बना लेंगे। तो यह आपतित किरण हो गई पी क्यू, इस पर एक लंब खींच देना है हमें, ये हो गया क्यू बिंदु। ठीक है, अब जब ये अपवर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब यहाँ से पुनः इसका अपवर्तन होगा तो हम इस पर फिर से एक लंब खींचेंगे। यहाँ पर मान लो बिंदु वो है, तो इस तरीके से यह अपवर्तित हो जाएगी। इनको आभासी रूप से आगे पीछे बढ़ा देंगे। मान लो ये यू बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ये प्रिज्म कोण ए है, तो ए बी और ये सी, और इस बिंदु को हम नाम देंगे आर। ठीक है, और इसे एस। तो इस तरीके से कोई प्रकाश किरण इस पर पी क्यू गिरी, यहाँ से अपवर्तित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रिज्म के आधार के समांतर निकली और अपवर्तित होकर इस तरीके से निकल गई। अपवर्तित किरण और आपतित किरण को आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसी को हम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना बस चित्र में अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, यानी कि आई। अब अपवर्तित किरण ये है तो अभिलंब यही था, तो इनके बीच कोण बना, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आई डैश, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर डैश। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना जो त्रिभुज एबीसी है ये प्रिज्म का परिच्छेद है। क्या है ये परिच्छेद, परिच्छेद मतलब किसी की सामने से फोटो ली जाए उसके क्षेत्रफल की, तो वो परिच्छेद कहलाता है। ठीक है, वास्तव में प्रिज्म ऐसा नहीं होगा, उसका और भी आकृति होगी, लेकिन एक तरफ से उसकी ये चित्र खींची गई है। ठीक है, तो ये परिच्छेद है। तो ऐसी स्थिति में हमें दिया क्या है, आप चाहो तो इसमें हिंदी भी थोड़ी बहुत लिख सकते हो कि माना पी क्यू जो किरण है प्रिज्म पर आपतित होती है और वहां से अपवर्तित होकर इस प्रकार, मतलब अपवर्तित होकर आधार के समांतर होती है और पुनः अपवर्तित होकर, ठीक है, विचलित होकर निकल जाती है। ठीक, तो जिन्हें आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को यू बिंदु पर काटते हैं और वहां पर न्यूनतम विचलन कोण हमें प्राप्त होता है। ये हिंदी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम सीधे देखते हैं इसमें। इतना करने के बाद त्रिभुज यू क्यू आर में, त्रिभुज यू क्यू आर में, तो यू क्यू आर में क्या होता है कि किसी बहिष्कोण, यानी ये अगर हम देखें तो ये यू क्यू आर के लिए क्या है, बाहरी कोण यानी बहिष्कोण। तो डेल एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण इस वाले और प्लस कोण इस वाले, क्योंकि किसी बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता। तो भाई क्या कर लेंगे, यू क्यू आर, तो कोण यू क्यू आर प्लस कोण यू आर क्यू। यहाँ पर आप कारण भी लिखोगे, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, उसके अंतःकोणों, उसके दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। योग के
बराबर होता है। ठीक है, तो इतना लिख लिया, ये कारण हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम डेल एम बराबर लिखें तो क्या निकल के आएगा, जैसे हमें ये कोण प्राप्त करना है तो जितना ये कोण होगा उतना ये वाला टोटल होगा, ध्यान देना, जितना हमारा आई है उतना ही आई के बराबर इतना होगा। अब इतना हमें पता है, ये वाला हमें ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, इस टोटल यानी आई में से इस आर को घटा दें, यानी इसमें से टोटल घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, आई यानी टोटल, यानी इस आई के बराबर होगा, क्योंकि आई और माइनस कितना हो जाएगा, इतना, तो आर। ठीक, इसी प्रकार यू आर क्यू को, यू आर क्यू यानी ये कोण, ये किसके बराबर होगा, इस वाले, इस टोटल के यानी इस कोण के बराबर। तो जब इतना टोटल हो इतना घटा दे तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या लिखेंगे, आई डैश माइनस आर डैश। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे आई आई वाले पद हैं एक साथ लिख लेंगे, तो आई प्लस आई डैश एक साथ, अब माइनस के दोनों आर हैं तो इनको माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश, और समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, तो समीकरण जब हमें 1 प्राप्त हो गया तो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला क्या खींचा है, लंब, तो ये टोटल कोण क्या होगा, 90। अब इधर से भी देखें तो ये लंब है, 90 लंब ही है भाई, तो ये 90 है। तो अगर त्रिभुज हम बात करें ए क्यू ओ आर में, ए क्यू ओ आर एक सॉरी चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए क्यू आर में बात करें तो ये वाला कोण 90 लंब के कारण ये कोण भी लंबे, यानी ये दोनों आमने सामने कोण 90 90 कितने हो गए, 180। तो बचे ये दो कोण, तो इन दोनों का कोण भी क्या होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इन दो का तो वैसे 180 हो गया। अब बचा 360 में से 180 घटाओगे कितना बचेगा, इन दोनों जोड़, वो कितना होगा, 180। ठीक, क्लियर हुआ। तो यानी कि कोण ए प्लस कोण ओ बराबर लिख लेंगे चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में। ठीक है, तो कोण इतने बराबर कितना होगा, 180 होगा। जब इतना होगा, अब हम अगर त्रिभुज बात करें क्यू आर ओ में, या त्रिभुज क्यू आर ओ में, तो त्रिभुज क्यू आर ओ में क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कोण आर और प्लस कोण स्मॉल आर डैश और प्लस कोण ओ, इनका जोड़ भी क्या होगा, 180, क्योंकि इसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। और जब तीनों कोणों का योग 180, तो यहाँ से 180 का मान हमारे पास क्या है, ओ प्लस ए। इस वाले ऊपर वाले समीकरण में 180 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ओ। तो इसकी जगह पर हम आगे क्या मान भर देंगे, कोण ए प्लस कोण ओ। तो भाई ओ से कोण ओ तो गया कट, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया आर प्लस आर डैश बराबर कोण ए, या ए लिख सकते हो खाली। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या कहेंगे, न्यूनतम विचलन की कंडीशन में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, आई बराबर जो है आई डैश हो जाता है, और इसी प्रकार तथा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश। तो ये आई बराबर आई डैश, तो आर बराबर आर डैश। तो आर डैश की जगह पर अगर समीकरण 2 में हम मान भर दें, तो समीकरण 2 से, तो ये तो आर है ही भाई, अब प्लस समीकरण 2 में आर डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पुनः आर, और बराबर हमें क्या दिया है, ए। ठीक, तो आर आर हो गया भाई 2r। ठीक है, तो यानी ए, तो यहाँ से आर बराबर निकाल लिया हमने a/2। अच्छा, हम आर निकालने क्यों चक्कर में पड़े, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन में संबंध। तो अपवर्तनांक और n बराबर होता क्या है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, स्नेल के नियम से। ठीक है, तो जब इतना होता तो हमें अपवर्तन कोण और आपतन कोण अपवर्तन कोण पता हो तो अपवर्तनांक के बीच में हम संबंध आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ से आर और आई का मान पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये आर का मान निकल आया, इसको समीकरण हमने नाम दे दिया 3। ठीक, अब इसी प्रकार ये जो मतलब निकला हमारा मान है आर प्लस आर डैश बराबर, अगर ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं इसकी जगह पर आर प्लस आर डैश बराबर यहाँ रख देंगे, तो डेल एम बराबर समीकरण 1 और 2 से कह सकते हो क्या आएगा, आई प्लस आई डैश और माइनस इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, ए। ठीक है, तो जब ए रख दिया तो डेल एम बराबर कितना आया हमारे पास। अब आई डैश की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई, तो यहाँ पर आई की जगह पर आई प्लस आई हो जाएगा और माइनस का ए, ये तो पहले ही आ गया। तो अब इसको हल करेंगे तो डेल एम, हमारा उद्देश्य वही आई को निकालना है, तो 2i माइनस ए, तो भाई ए को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 2i बराबर बचेगा कितना, 2i उधर रह जाएगा, इधर इसकी तरफ आएगा तो डेल एम प्लस ए हो जाएगा। सही है, तो यानी कि i बराबर डेल एम प्लस ए और पूरे बटे में 2। तो हमारे आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकल आया, तो इसको समीकरण हमने 4 मान लिया। तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, या यूं कह लो अपवर्तन के द्वितीय नियम से। ठीक, तो n हमारा अपवर्तनांक है, आई हमारा था आपतन कोण और आर हमारा अपवर्तन कोण। तो भाई आई का मान कितना निकला, डेल एम प्लस ए बटे 2, तो इसकी जगह पर रख लेंगे, तो साइन डेल एम प्लस ए बटा 2 और पूरे के बटे में साइन आर है, तो साइन आर की जगह पर हमारा मान कितना निकला था, ए बटे 2, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए बटे 2। ठीक, तो इस तरीके से हमारा अपवर्तनांक, विचलन कोण और प्रिज्म कोण के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें कोई भी समस्या या सवाल को बता सकते हैं, उसे हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें जो दिया है हम उसको पहले लिख लेंगे। तो प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, तो हमें 10 ओम दिया गया, 10 ओम। प्रेरकत्व यानी एल का मान दिया हमें 10 हेनरी। ठीक है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमें दिया गया 50 वोल्ट है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, यू यानी कि संचित ऊर्जा। क्लियर, तो किसी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए हमने पढ़ रखा है कि जो सूत्र होता है L इंटू आई स्क्वायर होता है। अब चूंकि यहाँ आई का मान, तो L का तो ठीक है मान दिया है, लेकिन आई कहीं में दिख तक नहीं रहा, तो यहाँ B और R दिए, तो आई का मान क्या कहीं B और R के पदों में होता है, हाँ बिल्कुल। ओम के नियम से क्या होता है, आई बराबर B बटे R, तो ये मान यहाँ पर उठाकर हम पुट कर देंगे, तो U बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1/2L और आई की जगह पर B बटे R का स्क्वायर। तो मान रख लो, तो 1/2 गुणे 10, भाई L की वैल्यू कितनी है 10, और ब्रैकेट के अंदर B की वैल्यू 50 बटे में R, और R का मान भी कितना है 10, और दोनों का वर्ग, 0 0 गया कट, 5 बचा, तो यहाँ इसे काटेंगे तो 5 आएगा, 2 पंचे 10, सॉरी हाँ 2 पंचे 10, तो U बराबर 5 और गुणे यहाँ पर बचा 5, 5 का वर्ग पचम 25, इसकी गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 जूल जो ऊर्जा है कुंडली के अंदर हमारी संचित हो जाएगी। हमारा अगला न्यूमेरिकल है कि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान कैपिटल है, तो ऐसी स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों बराबर है, मतलब ए है, तो उसमें दिया क्या हमें क्वेश्चन में, सोल्यूशन देखेंगे इसका, कि न्यूनतम विचलन कोण डेल एम और प्रिज्म कोण ए, ये दोनों ही क्या है, ए ही है, एक दूसरे के मतलब बराबर है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी कुछ ही देर तो इसके लिए क्या होगा, एन बराबर पड़ा है, या इसको कभी कभी म्यू भी लिखा जाता है अपवर्तनांक को, म्यू या एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन डेल एम प्लस ए बटे 2
और इसके बटे में साइन ए बटे दो। अब n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन, अब डेल m की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, a, और प्लस a, और बटे में 2, और बटे में साइन a बटे 2, क्योंकि हमें अपवर्तनांक यानी n का ही तो मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, साइन a जुड़कर ऊपर 2a बटे 2, और पूरे के बटे में साइन a बटे 2। ठीक है, तो भाई 2 से 2 गया कट, तो n बराबर कितना निकल आया, साइन a और बटे में साइन a बटे 2। क्योंकि हमें पता है कि जैसे साइन 2 थीटा हो तो शुद्ध क्या बनता है, 2 साइन थीटा, हाई स्कूल में पढ़ रखा है, और कास थीटा बनता है। तो यहाँ पर 2 थीटा था तो 2 साइन थीटा कास थीटा, यानी कोण का आधा थीटा करके यहाँ पर लिख दिया गया। इसी प्रकार अगर हम साइन ए के लिए सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन और कोण का आधा यानी a बटे 2 इंटू कास a बटे 2, और पूरे के बटन साइन a बटे 2 हमें दिया गया, तो ये तो जाएगा कैंसिल हो। तो हमारे पास n बराबर कितना आया, 2 कास a बटे 2। तो यही हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दिखने में बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आसान है। आइए देखते हैं। कह रहा है यदि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें 100 फेरे हों, यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में बदलकर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, तो प्रेरित धारा का मान भी उसने हमसे पूछा है। तो जो दिया है पहले हम उसको बाहर कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल दिया भाई 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर। फेरों की संख्या यानी n बराबर हमें दिया है 500। ठीक है, उसके बाद में टाइम जो दिया है dt, वो कितना दिया गया है, 0.1 सेकेंड। और हमें क्या पता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक इसका मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, तो b बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमें यह दिया गया। ठीक है, दूसरे क्या कहा, तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इतने सेकंड में इतने से घटकर शून्य हो जाता है। तो उसने हमें φ2 जो दिया है वो आखिर में क्या हो गया, शून्य। लेकिन φ1 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना है कि हम लिख सकते हैं इसको BA cos 0। ठीक है, φ1 को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जब ये लंबवत है तो ये जहाँ से घटकर आया होगा वहाँ पर समांतर कंडीशन में रहा होगा। तो मान लेते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र B है और ये उसका क्षेत्रफल है और cos 0। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, B × A। क्लियर। अब में से एक d फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो क्या होता है φ2 माइनस φ1। ठीक है, ये तो बनता है। तो φ2 वैल्यू भाई 0 और φ1 का मान कितना निकला, B × A। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -BA। ठीक है, जब -BA हमारा डेल फाई डी फाई का मान हो गया, तो हमें पता है प्रेरित विद्युत भाग बल या लेंज के नियम से कि होता है -ED∅/dt। इतने तो सूत्र होता है। हमें प्रेरित विद्युत भाग बल ही तो उसने पूछा, तो इतना लिख लिया। तो फाई की या डेल डी फाई की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी है, -B। अब देखो इसमें n फेरों की संख्या दी है, तो हम यहाँ पर ND∅/d भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, -n और d∅ की जगह पर माइनस का B × A भर लेंगे और बटन dt। क्लियर हो गया। अब मान कर देंगे, भर देंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। n का मान हमारे पास कितना है, 500 गुणे B चुंबकीय क्षेत्र यानी 0.2 और A क्षेत्रफल यानी कि 100 गुणे 10⁻⁻4, या यूं कह लो 10⁻⁻2, क्योंकि इसमें 2 घात बनेगी प्लस की, इसमें माइनस तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10⁻⁻2। ठीक है, बटे में dt कितना दिया है, 0.1।
तो भाई इन दोनों में एक अंक बाद दशमलव था, हटा दिया, तो ऊपर हमारे पास बचा ई बराबर, इसको क्या, इसके 2 जीरो प्लस के और इसके 2 जीरो माइनस, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको भी हम 1/100 लिख सकते हैं। तो कट के बचा कितना, 5 गुणे 2, घाते हमने हटा दी तो बचा 5 गुणे 2, से यानी कि 10, 5 दूना 10 वोल्ट। तो पहला हमारा आंसर कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार पूछ रहा है यदि कुंडली में तार का प्रतिरोध 10 ओम होता है तो धारा कितनी होगी। तो ओम के नियम से अभी हमने प्रेरित धारा की बात की है, तो क्या होगा, ई बटे आर। अब वैसे तो बी बटे आर होता है, लेकिन प्रेरित विद्युत भागफल हमारा निकला, उसी के आधार पर उसमें प्रेरित धारा होगी। तो हमने क्या लिखेंगे, ई बटे आर। तो ई यानी कि 10, और आर का मान भी हमें कहीं दिया है, आर का मान कितना दिया है, 10 ओम क्वेश्चन में। ठीक है। तो बटे में 10, 10 से कम 10, तो हमारी धारा कितनी आ गई, 1 एम्पियर। ठीक है।